राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। भाई बहन का प्यार। युविका यक्षिता वन्या की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगती है तो वेद अपनी छोटा सा दिमाग लगाते हुए बोला, बुई मम्मा की टमी में ना छोटा बेबी है। युविका अपनी चमकती आंखों से यक्षिता वन्या की तरफ देखने लगती है तो यक्षित युविका के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, प्रिंसेस तुम फिर से एक बार प्यारे से बेबी की बुआ बनने वाली हो। अपने भाई की बातें सुनकर युविका के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वह वन्या को हक करते बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। वे यक्षित को भी फिर से पापा बनने की बधाई देती है। युविका की रियलाइज़ हो रहा था कि उसने कितना कुछ मिस कर दिया। कहीं ना कहीं वह ये सोच ही रही थी कि काश उसकी मॉम भी जिंदा होती तो कितना अच्छा होता, पर उसकी हिम्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी किस्मत। त्रिशा मालविया जी को मारने के कामयाब हो गई थी। यक्षित और वन्या ने यह नोटिस किया कि युविका किस गहरी सोच में डूबी हुई है। जब यक्षित युविका को लेकर डॉक्टर के पास गया था तब डॉक्टर ने युविका को चेकअप करके बहुत सी बातें बताई थी। फ्लैशबैक। युविका हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश पड़ी थी। यक्षित बाहर खड़ा डॉक्टर के अंदर बुलाने का वेट कर रहा था। चेकअप के बाद डॉक्टर ने यक्षित को बुलाया अंदर। तेजस भी यक्षित के साथ ही था। यक्षित टेंस होते हुए युविका के बेजान चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक है ना। डॉक्टर ने एक नज़र युविका की तरफ देखा और गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, सच कहूँ तो आपकी बहन की हालत बहुत ही नाजुक है। ये सुन यक्षित का दिमाग तो जैसे सुन सा पड़ गया। भगवान ने उसे इतने सालों बाद अपनी बहन मिलवाई, पर इस हाल में। डॉक्टर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी मासूम सी बच्ची की हालत कैसी हो गई है। मिस्टर सिंघानिया, इन्हें काफ़ी डराया धमका गया है जिसका गहरा असर इनके दिमाग पर हुआ है, इसलिए उन्हें ठीक होने में एक लंबा वक्त लग सकता है। इनका चेकअप करके पता चला है कि इन्हें बहुत टॉर्चर किया गया है। जगह जगह पर मारने के निशान भी हैं। इन्हें फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से टॉर्चर किया गया है। और यक्षित का औरा इतना सुनकर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। वह अपनी मुठ्ठियाँ भींचते हुए अपनी कोल्ड टोन में बोला, और क्या डॉक्टर। डॉक्टर ने युविका की तरफ एक नज़र देखते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, इनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की हुई है। ये सुनकर यक्षित अपना आपा खो देता है और वहाँ रखे कांच के टेबल को जोर से हाथ मारता है, जिससे टेबल चकनाचूर हो जाता है और यक्षित के हाथों में भी चोट लग जाती है। तेजस उसे संभालते बोला, प्लीज़ बॉस, संभालिए खुद को, अभी युविका को आपकी ज़रूरत है। यक्षित के इस रिएक्शन से डॉक्टर भी काफ़ी डर गई थी। वो खुद को नॉर्मल करते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोली, प्लीज़ मिस्टर सिंघानिया, संभालिए खुद को। मैं समझ सकती हूँ कि आप इस वक्त पर क्या बीत रही होगी, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए। वो आपकी और आपकी पूरी फैमिली का प्यार ही होगा जो आपकी प्रिंसेस को जल्दी ठीक होने में मदद करेगा। यक्षित किसी तरह खुद को कंट्रोल करता है और तेजस के रिक्वेस्ट करने पर वह अपने चोट की ड्रेसिंग कराता है। हॉस्पिटल में 2 स्टाफ उस कमरे की सफाई कर देते हैं। यक्षित युविका के सरहाने के पास बैठकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसके माथे पर चूम कर बोला, और क्या क्या हुआ है मेरी प्रिंसेस के साथ। डॉक्टर युविका की तरफ देखते हुए बोली, इन पर अलग अलग तरह की मेडिसिन और इंजेक्शन का इस्तेमाल हुआ है ताकि इनकी याददाश्त को हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा, पर इनकी आपकी प्रिंसेस बहुत स्मार्ट हैं। आई एम श्योर इन्होंने अपनी याददाश्त खोने का नाटक किया होगा, इसलिए इनकी डोज कम कर दी गई होंगी जिससे ये अपने याददाश्त खोने से बच गई। डॉक्टर की बातें सुनकर यक्षित युविका का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूम लेता है। डॉक्टर यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, इस वक्त इनकी बॉडी काफ़ी वीक हो चुकी है, इसलिए रिकवर होने में टाइम लगेगा। साथ ही इन्हें आप सबकी इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अपने पास्ट ट्रामास की वजह से इन्हें पैनिक अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, पर आप सबको घबराना नहीं है। ये वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठीक होंगे। साथ ही इनकी प्रॉपर डाइट और मेडिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है इन्हें इनकी लाइफ की अच्छी अच्छी यादों को रिमाइंड करवाना ताकि इन्हें ठीक होने में मदद मिल सके। जाने के बाद यक्षित थोड़ी देर तक तो अपने प्रिंसेस को देखता रहा। वह उसके माथे पर आहिस्ते से चूमते बोला, अपने भाई को माफ़ कर देना बच्चा, वो तुम्हें बचा नहीं पाए और तुम्हें इन सब से गुजरना पड़ा, बट आई प्रॉमिस
जिसने तुम्हारी ये हालत की है उसे ना जीने लायक छोड़ूंगा और ना ही मरने लायक। फ्लैशबैक एंड्स। यक्षित युविका के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, प्रिंसेस क्या हुआ? युविका अपनी आंखों में आंसू लिए बोली, भाई अगर मॉम हमारे पास होती तो कितना अच्छा होता ना। ये बोलकर युविका की आंखों से आंसू बहने लगे। यक्षित उसे अपने सीने से चिपका लेता है और उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करता है, पर युविका के आंसू रुक कर नाम नहीं ले रहे थे। अपनी बुई को रोता देख वेद भी रोने लगा। वह यक्षित और वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मम्मा दीदी बुई लो रही है। वन्या उसे अपने पास लाकर उसे शांत कराते हुए लगी। यक्षित युविका की तरफ देखते हुए बोला, बच्चा शांत हो जाओ, देखो तुम्हारा प्यारा वेद भी अपनी बुई को देखकर रो रहा है। वेद का मासूम सा चेहरा देखकर युविका अपने आंसू पोंछ लेती है। यक्षित उसके माथे पर चूमते हुए बोला, तुम फिक्र मत करो, अब तो मैं अपने भाई और अपनी फैमिली से कोई दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे गुनहगारों को उसके लिए की गई बदतर सजा दूंगा। ये बोलकर वह युविका को अपने सीने में छिपा लेता है। फिर युविका को लेकर वो उसे बाहर की तरफ ले जाता है। कुछ सोचते हुए यक्षित अपने डैड के कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं वन्या, जीविका और वेद युविका को लेकर गार्डन की तरफ जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में युवान और शौर्य दिख गए। दोनों युविका को देख की तरफ जाने लगे। दोनों युविका की तरफ जाने लगे। युविका का चेहरा बिल्कुल मुरझाया हुआ था, पर अब ब्लू कलर की फ्रॉक ड्रेस वह आज भी किसी प्रिंसेस की तरह लग रही थी। युवान युविका के पास जाकर उसके गले में बाहें डालते बोला, युविका और युवान दोनों जुड़वा भाई बहन थे। युवान युविका से 1 घंटे बड़ा था और दोनों का रिश्ता शुरुआत से ही नोक झोंक से भरा हुआ था, पर वे दोनों प्यार में एक दूसरे के बहुत करते थे। एक पल में लड़ लेते थे और अगले ही पल एक दूसरे को ना देखकर मिस करने लगते थे। युवान युविका को देखकर बोला, देख अब तू आ गई है ना, तो भाई को मुझसे छीनने की कोशिश मत करिए। तुझे पता है अब तो मुझे पहले से भी बहुत प्यार करते हैं। अब तो तेरी भाभी भी आ गई हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। युवान की नौटंकी देखकर जीविका और वन्या हंसने लगी। वहीं युविका युवान से गुस्से से घुटते बोली, भाई यक्षित भाई मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, समझे आप, और भाभी भी आपसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। फिर वन्या की तरफ मासूम सी शक्ल बनाते बोली, है ना भाभी। युवान युविका को उसे लड़ता देखकर मन ही मन स्माइल करने लगता है, पर चेहरे पर शो नहीं करता, क्योंकि उसे तो अपनी प्यारी प्रिंसेस को और तंग करना था। वह शौर्य की तरफ देखते हुए बोला, भाई देख रहा है लोग कैसी कैसी गलतफहमियां पाल लेते हैं। युविका शौर्य को गुस्सा करते बोली, शौर्य खबरदार, जो अपने दोस्त की साइड लेने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। युविका की बातें सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। किसी को लगा नहीं था कि युविका इस तरह से रिएक्ट करने वाली है। वेद भी खुशी से ताली बजाते हुए अपनी बुई के पास आकर उसके पैरों से लिपटते हुए बोला, बुई मैं भी आपकी मदद कर लूँगा इन्हें मारने में। युविका प्यार से वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। वही युवान और शौर्य अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वेद की तरफ देखने लगे। युवान वेद की तरफ हैरानी से देखते बोला, वेद ये गलत बात है, आप पार्टी नहीं बदल सकते। आप भूल गए आपके दोनों चाचू आपको अपनी पीठ पर घोड़ा बनाकर सवारी कराते हैं। शौर्य वेद की तरफ देखते बोला, और हम दोनों आपके साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, आप हमें इतनी जल्दी भूल गए। वेद अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने दोनों चाचू की तरफ देखते बोला, चाचू बुई बहुत क्यूट है ना, इसलिए मैं उनके साथ लूँगा। बात जब क्यूटनेस की हो तो युवान पीछे कैसे रह सकता था। वे अपनी कमर पर हाथ रखते हुए युविका और वेद की तरफ देखते हुए बोला, वेदू यहाँ पर आपके बाद सबसे ज़्यादा क्यूट मैं हूँ। वेद एकदम से ना में सिर हिला देता और ये देखकर युवान का मुंह बन जाता है और वन्या के पास आकर उस पर किसी छोटे बच्चे की तरह से लटके हुए बोला, भाभी। वन्या समझ गई थी कि उसे अभी युवान की तारीफ करनी होगी, पर इससे पहले कि वे कुछ कहती वेद ना में सिर हिलाते बोला, नहीं मेरे बात सबसे ज़्यादा क्यूट बुई है। अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं अभी बहुत लूँगा। वेद ने यह सबको ब्लैकमेल करते हुए कहा। सभी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इस छोटे शैतान को देखने लगे।
जिसकी शैतानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वन्या वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते बोली, अरे बेटा, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हम सभी जानते हैं कि आपकी बुई बहुत क्यूट है। यह सुनकर वेद खुशी से ताली बजाने लगा। वहीं युवान अपना छोटा सा मुंह लेकर वेद को देखने लगा। सभी युवान के इस रिएक्शन पर हंस पड़े। सभी बाहर गार्डन की तरफ जा ही रहते कि तभी युविका के सामने का ध्यान नहीं रहा और वह अपने दरवाजे से टकरा कर गिरने ही वाली थी कि तभी शौर ने उसे पकड़ लिया, उसे गिरने से बचा लिया। वह उसे सीधा खड़ा कर देता है और बोला, युविका, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखकर चलो, अभी गिर जाती तुम। शौर को ऐसे मैच्योर बिहेव करते हुए सबकी आंखें बड़ी की बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सभी जानते थे कि युवान और शौर्य एक ही चट्टी-पट्टी थाली के हैं और दोनों की आदतें भी लगभग एक ही जैसी हैं। खुरापाती हरकतें करना और पूरे घर को सिर पर उठा लेना। सबको अपनी तरफ यूं हैरानी निगाहों से देखते शौर्य बोला, अरे आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे दुनिया को कोई 8वां अजूबा देख लियो। मैं वही पुराना शौर्य सिंह ओबरॉय हूँ। शौर्य ने अपनी कॉलर को ऊपर करते हुए कहा। सभी गार्डन में आ रहे थे। वेद युविका का हाथ पकड़कर उसे इधर उधर घुमा रहा था। वहीं वन्या एक चेयर पर बैठी हुई थी। जीविका भी उसके पास ही बैठी थी। युवान और शौर्य भी इधर उधर हो रहे थे। यक्षित जब अनिल जी के रूम से आया गया, उसने देखा कि अनिल जी की आंखों में आंसू थे। यक्षित अपने डैड के पास आ गया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, डैड, आप ठीक तो हैं? अनिल जी ने अपने आंसू साफ किए और यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। पर उनसे एक्सप्रेशंस उनके जवाब का साथ नहीं दे रहे थे। यक्षित समझ गया कि जरूर कुछ सोच रहे हैं। वह उनकी तरफ देखते हुए बोला, बताइए क्या बात है? अनिल जी एक गहरी सांस छोड़ते हुए यक्षित की तरफ देखकर बोले, बेटा, आज अपनी प्रिंसेस को देखकर दिल में एक आस बंध गई है कि तुम्हारी मॉम भी जिंदा होंगी। फिर वो अपनी आंखों में एक उम्मीद लिए यक्षित की तरफ देखकर बोली, बेटा, तुमने ठीक से पता किया ना, क्या तुम्हारी मॉम सच में? यक्षित अनिल जी को हक करते बोले, रिलैक्स डैड, पहले आप शांत हो जाइए। मैं आपकी फीलिंग्स को कदर करता हूँ, पर ऐसे इमोशंस होना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं है। डैड, अभी युविका को आपकी और हम सब की ज़रूरत है, इसलिए आप खुद को संभालिए। अनिल जी खुद को संभालते हुए बोले, ठीक कह रहे हो बेटा। यक्षित अनिल जी की तरफ देखते हुए बोला, डैड, मैं समझ सकता हूँ आप अभी भी मॉम को कितना मिस करते हैं, पर इस बात की खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने कम से कम हमारी प्रिंसेस को तो हमें लौटा दिया। अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, माफ़ कर देना बेटा। यक्षित की तरफ, मुझे एक वक्त ऐसा भी था जब हम सब तुम्हारी मॉम और बहन के जाने के बाद गम में पूरी तरह से टूट चुके थे और मैंने तुम्हें समझने के बजाय तुम पर ही पूरा इल्ज़ाम लगा दिया था। कैसा बाप था मैं, अपने ही बच्चे को समझने की जगह पर उसे ही दर्द दे बैठा था। यक्षित अनिल जी को शांत करते बोले, शांत हो जाइए डैड, उस वक्त आपकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए आपको जो ठीक लगा आपने वही किया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ये पता लगा लूँगा कि मिसेस त्रिशा ने किसके साथ मिलकर इतने बड़े प्लान का अंजाम दिया। अनिल जी और यक्षित उनके बेडरूम के सोफे पर बैठ गए। अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि इन सब के पीछे अभिमन्यु की वाइफ थी। तुम्हारे दादाजी और मुझे उसके बदलते बिहेवियर को देखकर शक हुआ था कि ज़रूर कोई उसका ब्रेन वॉश कर रहा है और उसे उसके ही परिवार के खिलाफ करने में उसकी ही वाइफ का हाथ है। इस बात का अंदाज़ा नहीं था। यक्षित अनिल जी की तरफ देखते हुए बोले, डैड, दादाजी का मिसेस त्रिशा और चाचू की शादी न करवाने का रीज़न क्या था? अनिल जी यक्षित की तरफ देखते हुए बोले, बेटा, मिसेस त्रिशा कोई शरीफ लड़की नहीं थी। ये बात तुम्हारे दादाजी को पहले से ही पता थी। वो एक क्लब में काम करती थी और क्लब में जाने वाले अमीर खानदान के लड़कों को फंसाकर पैसे ऐंठती थी। अभिमन्यु के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। वो त्रिशा की खूबसूरती में इस कदर खो गया कि उसे इसके सामने और दूसरा तुम्हारे दादा की नज़र नहीं आ रहे थे। यक्षित अनिल जी की बातों को बहुत गौर से सुन रहा था। अनिल जी अपनी बात जारी रखते हुए बोले, कहीं ना कहीं तुम्हारे दादाजी को ये अंदाज़ा हो गया था कि अगर ये लड़की हमारे घर आती है तो हमारे परिवार को तोड़ देगी, और हुआ भी ऐसे ही। पर ये लड़की इतनी लालची और इतनी गिरी हुई निकलेगी, इस बात का अंदाज़ा नहीं था।
यक्षित अनिल जी की तरफ देखते बोला, आप फिक्र मत करिए, वो चाहे जो भी हो बहुत जल्द हमारी नज़रों के सामने होगा। डैड, क्या आपको किसी पर शक है? यक्षित जानता था कि इनके पीछे कोई ना कोई हो सकता है। ये यक्षित की प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई बंदा हो सकता है और वो कोई उसकी फैमिली का पुराना दुश्मन भी हो सकता है। इसलिए यक्षित ने ये सवाल पूछा था, कहीं कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो हमेशा से सिंघानिया परिवार का अपनी नज़रों गड़ाए हुए हो। अनिल जी किसी गहरी सोच में डूब जाते हैं और अनिल जी किसी गहरी सोच में डूब गए, जैसे कि उन्हें कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हो। यक्षित ने उन्हें यह सोच से गुम देखा और उनके कंधे पर हाथ रखते बोला, डैड। अनिल जी ने एक नज़र यक्षित की तरफ देख फिर कमरे से बाहर जाने लगे। यक्षित भी रूम के बाहर आ गया। बाहर दोनों ने देखा युविका सबके साथ हंस खेल कर मुस्कुरा रही है। ये देखकर अनिल जी और यक्षित के दिल को बहुत सुकून मिला, क्योंकि उनके चेहरे पर हंसी देखने के लिए तरस गए थे। यक्षित अपने डैड की तरफ देखते हुए बोला, आप फिक्र मत करिए डैड, हमारी प्रिंसेस बहुत जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अनिल जी ने यक्षित की तरफ देखते हुए हाँ में सिर हिलाया और सामने की नज़र को देखने लगे, जहाँ उनके बच्चे हंस रहे थे और बहुत खुशी से नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ खुराना मैंशन अपने अपने कमरे में थी और इधर उधर चक्कर काट रही थी। वो अपनी घबराहट कम करने के लिए अपने दोनों हाथों को आपस में मसल रही थी। दरअसल अपनी को ये पता चल चुका था कि मिसेस त्रिशा इस वक्त यक्षित के कब्जे में है। अपनी को डर था कि कहीं मिसेस त्रिशा उसका नाम ना ले ले। अपनी बस भगवान से ही ये प्रे कर रही थी किसी तरह उसका नाम ना आए, वरना यक्षित त्रिशा के साथ साथ उसे भी पनिश कर सकता था और यक्षित कितना खतरनाक है ये बात अवनी को पता थी। कुछ सोचकर अवनी खुद को हिम्मत करते बोली, अवनी तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुमने अभी तक यक्षित और उसकी वाइफ के साथ कुछ नहीं किया है। बस मिसेस त्रिशा तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि वन्या प्रेग्नेंट है। मैं यक्षित की सबके सामने ही मेरी उस इंसल्ट को भी भूल नहीं सकती। उसकी वजह से मेरे कैरियर पर भी बुरा असर पड़ा और इन सब की जिम्मेदार यक्षित की वो सो कॉल्ड मिडिल क्लास वाइफ ही वन्या है। अगर वो यक्षित की लाइफ में नहीं आती तो यक्षित चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। उसे किसी भी कीमत में मुझसे शादी करनी ही पड़ती। उस वन्या ने ही मेरे पूरा गेम बिगाड़ दिया, वरना आज मैं सिंघानिया मेंशन में राज कर रही होती। तभी अवनी की एक आवाज़ आई, यस डार्लिंग यू आर राइट। ये मिसेस आकृति थी, अवनी की मॉम। वो अवनी को हाँ में हाँ मिलाते बोली, तुम्हें पता है ना यक्षित की उस इंसल्ट की वजह से हमारी फैमिली को कितनी बदनामी हुई थी और इन सब की वजह वो लड़की वन्या है। अवनी अपनी मॉम की तरफ देखते बोली, मॉम अब तो वो लड़की सिंघानिया फैमिली को उनका दूसरा वारिस देने वाली है। इस वक्त तो वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही होंगी। आपको पता है यक्षित ने मिसेस त्रिशा को कैद कर लिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि इतने सालों तक जो त्रिशा आंटी यक्षित के हाथ नहीं आई वो इस बार उसके जाल में कैसे फंस गई। मिसेस आकृति अपनी की तरफ देखते हुए बोली, वो उनका फैमिली मैटर है स्वीट हार्ट, पर हमारे काम की बात यह है कि हमारे पास एक गोल्डन चांस है उस लड़की से बदला लेने का। बस हमें कुछ ऐसा करना है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी में ना टूटे। अपनी सवालिया नज़रों से अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, मैं कुछ समझी नहीं मॉम। आकृति भी अवनी की तरफ देखते हुए बोली, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारा काम भी पूरा हो जाए और इल्ज़ाम भी सिर पर ना आए। मिसेस त्रिशा इस वक्त यक्षित की नज़रों में आ चुकी थी। ऐसे में यक्षित के परिवार के खिलाफ किसी की भी तरह की साजिश का इल्ज़ाम अब त्रिशा पर ही आने वाला है। अवनी अपनी मॉम की बात सुनकर डबल स्माइल करने लगी। उसे भी समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। वो अपने कमरे से निकल गई। वहीं त्रिशा को अब यक्षित के फार्म हाउस में शिफ्ट कर दिया गया था। त्रिशा को उन्हीं सिचुएशन में रखा गया था जिस तरह से उसने युविका को रखा था। फर्क सिर्फ इतना था कि त्रिशा के खाने पर पूरा ध्यान दिया जाता था, क्योंकि उसे तब तक ठीक से जिंदा रखना था तब तक वह अपने पार्टनर का नाम न बता दे। यक्षित, तेजस और सामर्थ उस फार्म हाउस में गए। भावेक अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पर पहले से ही मौजूद था। त्रिशा की हालत पहले से काफ़ी ख़राब हो चुकी थी, पर यह तो कुछ भी नहीं था। अभी यक्षित और उसकी फैमिली का हिसाब
किताब त्रिशा के साथ बराबर नहीं हुआ था। अभी वो त्रिशा की बहुत बुरी हालत होने बाकी थी। यक्षित त्रिशा के सामने एक किंग साइज सिंगल सोफे पर शान से बैठ गया। त्रिशा ने रस्सियों से बांधा कर रखा था, जिस तरह से उसने युविका को रखा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही। यक्षित डेविल स्माइल करता हुआ त्रिशा की तरफ देखकर बोला, मिसेस त्रिशा राय सिंघानिया, आई होप आपको आपकी ये नई लाइफस्टाइल बहुत पसंद आई होगी। फिर वह भाभी की तरफ एक नज़र डालते हुए बोला, भाभी इनका ख्याल अच्छे से रखना। भाभी एक नज़र यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, यस बॉस, आप फिक्र मत कीजिए, हम यहाँ पर मिसेस त्रिशा की पूरी खातिरदारी कर रहे हैं। यक्षित त्रिशा की तरफ सर्द निगाहों से देखते बोला, मिसेस त्रिशा चलिए अब सच उगलने का वक्त आ गया है। बताइए कि सामने किसके साथ मिलकर आपने अपने इस घटिया प्लान को अंजाम दिया है। त्रिशा चुप ही थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने मुंह खोल दिया कि कोशिश भी की तो क्या अंजाम होगा। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, वो मैं नहीं बता सकती, चाहो तो तुम मेरी जान ले सकते हो। त्रिशा की बातें सुनकर यक्षित डेविल स्माइल करने लगा। त्रिशा की तरफ देखते हुए बोला, यक्षित राय सिंघानी को ना सुनने की आदत नहीं है, इसलिए आज नहीं तो कल आपको सच तो उगलना ही होगा। और एक बार आपको इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, आपको हर दिन मौत की भीख मांगने को तड़पते हुए देखना चाहता हूँ मैं। त्रिशा अपनी आंखों में आंसू लेकर यक्षित की तरफ गड़गड़ाते हुए बोली, यक्षित तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे अपनी गलती सुधारने के लिए मौका दे दो। यक्षित जानता था कि त्रिशा का दिखावा है, भले ही एक गिरगिट रंग बदलना छोड़ सकता है, पर त्रिशा अपने रंग बदलना कभी नहीं छोड़ सकती। ये बात यक्षित को पता थी। यक्षित त्रिशा की तरफ गुस्से से देखते बोला, ये बात तुम्हें मेरी प्रिंसेस को कैद कर उसे इतने सालों तक टॉर्चर करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम देखती जाओ, मैं तुम्हारी चिता तुम्हारे इस पार्टनर के साथ ही चलाऊंगा। ये बोलने वक्त यक्षित की आंखें बेहद ही खतरनाक हो चुकी थी। उसने भावे को कुछ ऑर्डर दिया। भाविक ने एक बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया, वो बॉडीगार्ड वहाँ से चला गया और थोड़ी ही देर में वहाँ एक डॉक्टर एक इंजेक्शन का साथ हाजिर हुआ। ये देखकर त्रिशा के तो पसीने ही छूट गए। वह डरते हुए बोली, यक्षित ये क्या करने वाले तुम, प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मत भूलो कि मैं तुम्हारी चाची हूँ। त्रिशा की बातें सुनकर यक्षित एक सरकास्टिक स्माइल करते बोला, ये बात तो आपको नहीं याद, जब आप मेरी प्रिंसेस पर टॉर्चर कर रही थी तब आपको ये बात याद नहीं आई कि आप हमारी चाची हैं। आप प्रिंसेस दर्द में बिलखती थी। ये बोलते हुए यक्षित की आंखों में त्रिशा के लिए एक नफरत साफ साफ नजर आ रही थी। त्रिशा भी समझ गई थी कि अब वह बचने वाली नहीं है। यक्षित त्रिशा की तरफ गुस्से से देखते बोला, यह एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे इंजेक्ट करने के बाद आपको अपने बॉडी में इतना दर्द होगा कि आपको मरने का मन करेगा, और मैं आपको मौत नहीं दूंगा। मैं भी देखता हूँ कि आप में कितनी सहन शक्ति है। यह बोलकर यक्षित डॉक्टर को इंजेक्शन त्रिशा को इंजेक्ट करने का ऑर्डर देता है। इंजेक्शन लगने के थोड़ी ही देर बाद उसका असर भी शुरू हो जाता है। त्रिशा की हालत बेहद खराब हो जाती है, पर यक्षित ने त्रिशा के उस ड्रग की उतनी ही डोज देने का ऑर्डर दिया था जितना उसे सिर्फ बेहद ही ज़्यादा तकलीफ हो, पर उसकी जान ना जाए, क्योंकि अभी यक्षित को प्लान उसे मारने का नहीं था, बस उसे तड़पाना था। वो मिसेस त्रिशा को उस दर्द से रूबरू कराना चाहता था जिसे दर्द को वो कई साल उसने अपनी फैमिली से गुजारे थे। त्रिशा को दर्द से तड़पता देख यक्षित को एक सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ से निकल गया। त्रिशा पर ड्रग्स का धीरे धीरे बहुत बुरा असर होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दर्द से तड़पते तड़पते ही भी उसकी जान भी निकल जाएगी, पर ऐसा नहीं होने वाला था। धीरे धीरे इसी तरह दिन बीतने लगे। यक्षित के ऑर्डर पर त्रिशा को ठीक उसी तरह से टॉर्चर किया गया था जिस तरह से उसने युविका को किया था। इन कुछ ही महीनों में यक्षित के टॉर्चर सहते सहते त्रिशा की हालत खराब हो गई थी, पर उसने अभी तक मुंह नहीं खोला था। यक्षित ने ठान ली थी कि वह बहुत जल्द उस शख्स का भी पता लगा लेगा, पर पहले त्रिशा से उसके गुनाहों का हिसाब लेगा। धीरे धीरे 3 महीने गुजर गए। यक्षित और पूरी सिंघानिया फैमिली ने युविका को बहुत अच्छे से ध्यान रखा, जिससे युविका काफ़ी हद तक रिकवर हो चुकी थी, पर पैनिक अटैक उसे अभी भी आते थे। वो कहने में है ना कि घाव तो भर जाते हैं पर उसके निशान रह जाते हैं। युविका के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अब वन्या की प्रेगनेंसी के भी 7वां महीना शुरू हो गया था। उसका पेट भी बाहर आ चुका था।
और बेबी बम भी अच्छे से शो हो रहा था। वन्या एकदम गोल मटोल सी हो गई थी। आज वन्या के बेबी शॉवर होने वाला था। सबको इनविटेशन मिल चुका था। इस फंक्शन में रजावत फैमिली और ओबराइज फैमिली को भी आने वाली थी। बेबी शॉवर की थीम वेस्टर्न रखी गई थी। सभी आज होने वाले बेबी के लिव विशेस के लिए आने वाले थे, वेल विशेस के लिए। यक्षित ने वन्या के लिए आज के फंक्शन में पहनने के लिए एक खूबसूरत सी नेवी ब्लू कलर की गाउन सिलेक्ट किया था, जिसमें वन्या बेहद ही खूबसूरत लगने वाली थी। वन्या ड्रेस सिंह मिरर के सामने खड़े अपने कमर पर हाथ रखे सामने की तरफ देख रही थी। यक्षित जब बेडरूम में आया तो उसने देखा कि वन्या खुद को मिरर में घूर रही है। ये देखकर यक्षित ने उसे बेड पर बिठाया और उसके चेहरे पर अपने हाथों से भरते हुए बोला, क्या हुआ जान, तुम परेशान लग रही हो? वन्या यक्षित के हाथों में अपने चेहरे से हटाते बोली, आप मुझसे बात मत कीजिए। वन्या ने यह रूठते हुए कहा तो यक्षित बोला, पर क्यों वाइफी? जब तक तुम बताओगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम परेशान हो? आप दोनों ने ही मुझे परेशान करके रखा हुआ है। एक तो आप सुबह से गायब हैं और इधर आपका बेबी है जो बहुत देर से अपनी मम्मा को लात मार रहा है। वन्या की शिकायतें सुनकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई। वह वन्या के पेट की तरफ झुककर उस पर 2-3 बार किस करते बोला, बच्चा वेरी बैड, मम्मा को ऐसे परेशान नहीं करते, ओके? तभी बेबी ने एक बार फिर वन्या के किक करता है। वन्या बड़ी बड़ी आंखों से यक्षित की तरफ देखते बोली, यक्षित देखो आपने, आपका बेबी कितना शैतान है। यक्षित तो वन्या के पेट की तरफ देखता ही रह गया। ऐसे लग रहा था जैसे बेबी सच में अपने डैडी की बात समझ रहा है। इतने में भी वेद भी फुदकते हुए उसके कमरे में आ गया। उसने मम्मा और डैडी को बात करता देखा तो झट से उनके पास आ गया और अपने डैडी के बीच घुसकर उनकी गोद में बैठ गया। आगे की कहानी के लिए नेक्स्ट एपिसोड। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।